बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। इसका कुछ ही दिनों में यानी कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों 2024 और 25 के सेशन का, ठीक है। तो इसी की तैयारी, इसी की प्रिपरेशन के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को, ठीक है। और ये सैंपल पेपर बच्चों अभी जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, इसमें डेफिनेटली आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस पेपर में, इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए, ठीक है। और टेंशन मत लो, सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। इतना ही नहीं, आपके पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म के लिए एक नहीं दो नहीं, कम से कम हम आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, ठीक है। जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और साथ ही अगर आप अपने पूरे 5 सैंपल पेपर देखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा। उसमें सारे जो वीडियोज है ना सैंपल पेपर के, वो मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप जरूर देखें, ठीक है बच्चों। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले पेपर के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि पहला पेपर है तो पैटर्न तो आपको पता नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं, ठीक है। देखो, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 मार्क्स का आने वाला है। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सामान्य निर्देश, इंग्लिश में कहें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये पढ़ने हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में टोटल आपके 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर ए रहेगा। सेक्शन ए के अंदर 1 से लेके 12 ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि पेपर में टोटल आपके 12 एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर बी के अंदर 13 से लेके 18 ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर सेक्शन सी के अंदर 19 से 23 ये आपके 4-4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ओके। और सेक्शन डी में देखो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। पहला रहेगा आपका 4 नंबर का पैसेज, दूसरा 4 नंबर का कार्टून और तीसरा 4 नंबर का आपका मैप रहेगा। मैप भाई बहुत आसान है, 100 मतलब 4 नंबर जो है ना, ये पूरे के पूरे लेके आओगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई के अंदर 27 से 30 ये आपके 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। और सबसे बढ़िया बात, इन चारों के चारों क्वेश्चन में जो 6 नंबर के है ना, इन सभी में आपको चॉइस भी मिलेगी, तो ये बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए, ये तो हो गया पेपर का पैटर्न। अब ध्यान से सुनो, इस पेपर को हम समझेंगे 3 वीडियो में, ओके। सबसे पहली ये हमारी पार्ट 1 की आज की वीडियो है, तो इसमें हम सेक्शन ए और बी समझ लेंगे, ठीक है, ए और बी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो रहेगा, इसमें समझेंगे सेक्शन सी और डी, ओके। फिर पार्ट नंबर जो 3 रहेगा, इसमें समझेंगे सेक्शन नंबर आपका ए। और सभी के लिंक जो हैं वीडियोस के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी, ओके। बिफोर स्टार्टिंग एक आपको जरूरी सूचना दे देता हूँ, ये जो पेपर अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ये आपका जो पेपर का पैटर्न है लेटेस्ट का, उसके हिसाब से हमने खुद से डिज़ाइन किया है, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम है और तैयारी अच्छे से करनी है, तो इसीलिए हमने खुद से डिज़ाइन किए हैं ये सैम्पल पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। जब आपके ऑफिशियल सैम्पल पेपर आएंगे और जो मैंने दिए हैं, इसमें अगर कोई चेंजेस हुए, कोई पैटर्न में बदलाव हुआ, तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि भाई ये चेंज हो गया है, ये नहीं हुआ है। वैसे अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, 12 एमसीक्यू, 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन, उसके बाद 4 नंबर के 5 ये पैसेज कार्टून मैप, और ये आपके 6 नंबर के 4 क्वेश्चन, ओके। शुरुआत करें, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का खंड का यानी कि सेक्शन ए जो है हमारा शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 12 एमसीक्यू। तो आप सभी प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन एमसीक्यू को अभी आपको मैं कराऊंगा, आप सभी बच्चे भी मन ही मन उन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है अपने दिमाग में जरूर सोचें कि सर जी ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर सही हो सकता है, इसका ये, या फिर ये मेरे हिसाब से ये आंसर सही होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, जब वीडियो एंड हो जाए तो सारे बच्चे स्कोर बताना मुझे कि सर जी मैंने 12 में से जो है इतने एमसीक्यू के राइट आंसर दिए, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई आपने कितनी तैयारी कर रखी है, ओके। चलो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है।
सरकार का वह अंग जो देश के लिए देश स्तर पर कानून और नीतियां बनाता है। ठीक है, यानी कि सरकार के देखो 3 अंग है। आपको मैं थोड़ा ढंग से बताता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो, सरकार को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि संविधान ने शक्तियों का जो बंटवारा है, सरकार कह लो या फिर एक प्रकार से आप ये कह लो कि जो शक्तियों का बंटवारा है ये 3 प्रकार से है। कौन कौन सी? एक तो है भाई विधायिका, ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका और फिर आता है न्यायपालिका। अब इसमें क्या करता है? तो एक जो मैन है वो होता है कानून। तो इसमें कौन क्या क्या करता है? विधायिका जो है ये कानून को बनाती है, ठीक है, और जो कार्यपालिका है ये उसको पूरी तरीके से लागू करती है, और न्यायपालिका जो है उससे संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है, ठीक है, या फिर कोई झगड़ा वगैरह होता है तो उसका न्याय करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? जो देश के लिए देश स्तर पे कानून बनाए, नीतियां बनाए। तो कानून नीतियां कौन बना रहा है यहाँ पे? विधायिका बना रही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी वाला, विधायिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। समझ गए अच्छे तरीके से? नहीं, एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गया बेसिकली। इंग्लिश में ए होगा और हिंदी में आपका सी वाला होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। सेकेंड में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, अर्थात भारत का जो संविधान बना इसे बनने में टोटल टाइम पीरियड कितना लगा। वैसे अगर लगभग देखें तो लगभग तो 3 साल लगे, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे हैं। तो ये जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। कितने साल? 2 साल लगे थे, 11 महीने और 18 दिन, और साथ ही टोटल 166 बैठकें हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी बैठकें हुई थी, तो 166 हुई थी। ओके, तो ये चीज आप याद रखें जरूर से। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखो क्या कहा गया है। न्यायपालिका के द्वारा दिए गए अपने किसी निर्णय की पुनः जांच करना क्या कहलाता है। अर्थात न्यायपालिका ने किसी मामले में अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, कि इस व्यक्ति को जो वो फांसी होगी या फिर इस विवाद का ये निर्णय रहेगा, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका के जज को ये लगा कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो एक काम करते हैं, मैं अपने ही आदेश पे एक बार दोबारा से जांच करता हूँ, पुनः जांच करता हूँ। तो ये जो अपने ही न्याय पे दोबारा जांच करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो यानी कि न्याय जो कर दिया है उसका पुनरावलोकन कर रहा है वो, एक प्रकार से, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसे। ओके बच्चों, चलिए अब देखो क्वेश्चन फोर्थ। इसमें आपको कई सारी बातें एक बार में पता चलेंगी। किसके बारे में है? लोकसभा के बारे में। ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे लोकसभा के बारे में। ठीक है, देखो लोकसभा का जो चुनाव है वो कौन करता है? हम आम जनता करते हैं। किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार यानी कि मतदान के द्वारा। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही। दूसरा, लोकसभा चूंकि ये जनता के द्वारा चुनी जाती है तो इसे निचला सदन भी कहते हैं या फिर आम जनता का सदन भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। लोकसभा में जो बैठकें होती हैं इनकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552 और वर्तमान में लगभग 543 है। ठीक है भाई। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये गलत है। क्यों भाई? लोकसभा जो है वो बेसिकली 5 साल के लिए चुनी जाती है। ठीक है, 6 साल की तो राज्यसभा होती है। तो कौन कौन सा सही हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आओ देखो ऑप्शन में कौन सा राइट है। ए बी सी डी है सर जी। वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि लोकसभा का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। कैसे? वैश्य मताधिकार के द्वारा। ठीक है, निचला सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। आम जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। तो इस प्रकार से आप बता दोगे ना अच्छे तरीके से। चलो इंग्लिश में देख लेते हैं लोकसभा के बारे में आपके पॉइंट। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पांचवा गलत है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका अभिकथन और कारण वाला। ध्यान से पढ़ो। देखो संविधान का ना एक संशोधन है 91 संशोधन, 91 संशोधन। इसके तहत ये कहा गया
कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं इनकी संख्या को सुनिश्चित किया गया। और कितनी संख्या थी लोकसभा के, ठीक है, कितनी, लोकसभा के 15%, ठीक है। लोकसभा की अगर सदस्य संख्या 100 है एग्जाम्पल के लिए, तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी रहेगी, मात्र 15 रहेगी। ये कहा गया था 91 संविधान संशोधन में। अब कारण में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद के कार्यस्थल को 3 प्रकार से विभाजित कर दिया गया। ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो कारण हमारा गलत है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभिकथन ए तो हमारा सही है लेकिन कारण आर हमारा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, ठीक है। अब 91 संविधान संशोधन में क्या कहा गया ये समझ गए ना, कि लोकसभा से 15% तक ही सदस्य संख्या मंत्री परिषद की रहेगी। ओके, चलिए इस प्रकार से ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए, सरकार के द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा की जो समाप्ति है ये किस अनुच्छेद के द्वारा की गई, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत अनटचेबिलिटी जो है इसको अबॉलिश्ड यानी कि समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये किसके तहत किया गया, ये बेसिकली आपका जो समानता का अधिकार है, हमारा जो सबसे पहला अधिकार है समानता का, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है, तो ये उसमें कहा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 17, छुआछूत की समाप्ति। ओके, आर्टिकल 17। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही आसान सा। देखो आपने ना इसे रियलिटी में भी देखा होगा, जब चुनाव की तिथि की घोषणा होती है ये जो चीज है ये उसी दिन से लागू हो जाती है, और जब वोटिंग पूरी हो जाती है और वोटिंग के जब परिणाम आ जाते हैं, सरकार बन जाती है, तब ये समाप्त होता है। तो ये किसकी विशेषता है, तो सिंपल सी बात है सर जी, ये तो चुनाव आचार संहिता हो गई। कौन सी, चुनाव आचार संहिता, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया, यानी कि एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसा संशोधन है, एक ऐसा प्रावधान है जो कि जिसमें ना ज़्यादा कोई वाद विवाद नहीं हुआ, वो इजीली जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसने पारित कर दिया। कौन था वो था बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, यानी कि वोट देने का अधिकार। ये बिना किसी वाद विवाद के आसानी से पास हो गया था, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप मान लीजिए आपके 4 MCQ एक बार में। सबसे पहला, कब और किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है ये अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। अर्थात भारतीय संविधान ने 1970 के किस टाइम पे, ठीक है, 1978, 71, 76 या 77 किस टाइम पीरियड में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की जो सूची थी उसे संविधान में समावेश किया। किसके तहत, अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है। तो कब किया था भाई, 1976 में। और किस संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपकी 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी, सबसे पहली तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची किसमें है, अनुच्छेद 51 का में है। कब जोड़ी गई, 1976 में। कौन से संशोधन के तहत, 42वें, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखते हैं। अब ये बहुत ही आसान है भाई, इसका तो एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी कहलाता है। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। चुनावी दौड़ है, जो सबसे आगे निकल गया वो जीत गया, बस ये इसी को बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया। ठीक है, आप थोड़ी चीजें समझो। देखो पहले भारतीय संविधान ने टोटल हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, ठीक है, जिसमें से एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद नंबर 31, इसमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार। अब एक टाइम पीरियड के बाद इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और आज इसे बना दिया है कानूनी अधिकार, ठीक है। तो ये किस समय हुआ, मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो 1978 में बनाया गया, ठीक है, याद रख लोगे कब बनाया गया, 1978। चलिए
अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बेसिकली आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो जाएगा और एमसीक्यू भी। क्वेश्चन क्या है, संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है। तो संसदीय जो कार्यपालिका होती है इसमें क्या होता है, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, इसमें भी संसदीय कार्यपालिका है। तो भारत में क्या है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्या आपने सुना कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है, नहीं। विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। देखो लोकसभा में चाहे जो भी पार्टी हो, ठीक है, 4 से 5 6 जो भी पार्टी होगी, मान लेते 4 पार्टी हैं, 1 2 3 4, इसमें से अगर मानते ये तीसरी जो पार्टी है इसके पास बहुमत है तो सरकार भी इसी की रहेगी, है ना। तो जिस दल के पास में बहुमत होगी, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री उसी दल का नेता बनेगा, है ना। विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि ये संसद के प्रति जवाबदेह होता है। तो मतलब क्या हुआ, डी वाला हमारा एकदम राइट है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनिए, यहां तक हमने सेक्शन ए तो कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट से सारे बच्चे बताओ कि आपने 12 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट दिया था, अच्छे से सही से सोचा था कि मैंने ये सोचा, सर ने ये बताया, एकदम सही आंसर थे, मैच कर गए, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस पेपर के अगले सेक्शन की, ठीक है। और अब हमारा खंड खा यानी कि सेक्शन बी शुरू हो गया है, जिसमें 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन है, इवन अथवा मिलाएं तो 8 बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो अब करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विधायिका से आप क्या समझते हैं, और इसी में अथवा दे दिया गया है, राजनीतिक और स्थायी जो कार्यपालिका है इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, अंतर वगैरह जो भी पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की विधायिका क्या होती है। देखो सरकार का वह अंग जो देश के लिए देश स्तर पर कानून बनाता है, देश के लिए कानून और नीतियां बनाता है, ठीक है, उसे हम विधायिका कहते हैं। और इस विधायिका के पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां होती हैं, ठीक है। विधायिका के 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन जिसे राज्यसभा बोला जाता है, और एक होता है निचला सदन जिसे आम जनता का सदन भी बोलते हैं, यानी कि लोकसभा। विधायिका का चुनाव कौन करता है, हम आम जनता करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी विधायिका में व्यक्ति चुनकर जाता है वो प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। जैसे वर्तमान में बीजेपी की जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए वो हमारे लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधि बन के, जनता का प्रतिनिधि बन के, है ना। ये होती है विधायिका। हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है कि भाई विधायिका तो हमने समझ ली, अब ये जो कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है राजनीतिक और दूसरी होती है स्थायी। इसका क्या मतलब है, तो देखो सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, तो ध्यान से समझो। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। अर्थात सरकार के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री वगैरह होते हैं, जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं, उन्हीं को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। अब ये करते क्या है, तो सिंपल सी बात है, सरकार की सभी नीतियों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अरे सरकार ही जब इन्हीं से बनी हुई है, ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, इन्हीं से सरकार बनी है, तो यही तो हर एक नीति के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, उनके मंत्री भी 5 साल के लिए। तो ये क्या है, स्थायी नहीं है, बल्कि कुछ टाइम के लिए निर्वाचित होते हैं। वहीं जो स्थायी कार्यपालिका होती है, ये ऐसे लोग हैं जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ईपीएस क्या होता है भाई, आईपीएस होता है, ठीक है। तो ये सभी हैं, जैसे कि पुलिस अधिकारी जो है, जिला कलेक्टर हो गए, है ना, ये सभी क्या है, डेली के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इन्हीं को स्थायी कार्यपालिका बोल देते हैं। ओके, तो समझ गए ना, राजनीतिक निर्वाचित होते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री इनको बोला जाता है, नीति के लिए उत्तरदायी होते हैं। और स्थायी जो एक बार चुन गए तो ये रिटायरमेंट तक बने ही रहते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। अब इंग्लिश में देख लो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेचर एंड, पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या होता है पॉलिटिकल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तो वो देख लीजिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 के। बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखित तथा अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात संविधान बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित।
तो सबसे पहले बात करते हैं भाई लिखित संविधान क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। देखो, लिखित संविधान बेसिकली पूर्ण रूप से लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा देश भारत का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, जिसमें वर्तमान में 465 से प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तकरीबन 25 के आसपास भाग हैं भारत के वर्तमान संविधान में। ठीक है, अब इस संविधान में लिखा क्या होता है, तो इस संविधान में एक देश के नियम, इस देश के कायदे कानून, नागरिकों के अधिकार, सरकार की क्या शक्तियां होगी, सरकार कैसे चुनी जाएगी, सब कुछ लिखा होता है। और जो कुछ भी लिखा गया है संविधान में लिखित वाले में, उसमें कुछ भी बदलना आसान नहीं होता है। जैसे भारत, अमेरिका, अफ्रीका, तो ये क्या है, लिखित संविधान की विशेषता हो गई। वहीं बात करें अलिखित संविधान की, तो सिंपल सी बात है, लिखित पूरी तरीके से लिखा हुआ और अलिखित जो लिखा ना गया हो। ये अलिखित बेसिकली कुछ विचार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं। ठीक है, अब भाई विचार हैं, नियम है, रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, तो इन्हें बदला भी जा सकता है, थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा, उनको बदला जा सकता है, जैसे कि इंग्लैंड है। ओके, तो ये होता है लिखित का मतलब और ये होता है अलिखित का मतलब। ओके बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना। इंग्लिश में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है इसके बारे में यहाँ से इजीली रीड आउट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, अधिकार क्या है। अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले बात करेंगे अधिकारों की। देखो, अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे मनुष्य अपना विकास करने में सहायता कर पाता है। ये वे हक हैं जो आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। यानी कि अधिकार क्या हो गए, ये ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका उपयोग करके मनुष्य अपना विकास कर सकता है। ये उसके ऐसे हक होते हैं जो उसे जीवन जीने के लिए चाहिए। ठीक है, अब अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है भाई, तो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। और सबसे पहले भारतीयों के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई थी बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आप बता दोगे ना, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या हो गया, संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, जो संरक्षित अधिकार हैं, उनकी एक सूची जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने की थी। ठीक है, क्या होते हैं अधिकार, क्या होता है घोषणा पत्र, समझ गए। चलिए इंग्लिश में, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो राइट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी राइट्स, राइट्स क्या होते हैं और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में। ओके, चलिए अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से समझिएगा। देखो, एक तो होता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र, एक होता है पृथक निर्वाचन मंडल। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, आरक्षित चुनाव क्षेत्र यानी कि जिसमें किसी एक के लिए आरक्षित हो लेकिन वोट सब डालेंगे। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल अर्थात इसका निर्वाचन ही अलग है, मतलब एक ही यहाँ पे रहेगा, एक ही लड़ेगा। क्या सर ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गए हम, चलो क्लियर करता हूँ। देखो, आरक्षित चुनाव क्षेत्र, उम्मीदवार उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है लेकिन वोट सभी डालेंगे। अर्थात मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, इस गांव में ए से लेके जेड तक के लोग रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ए से जेड तक के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो सीट है बच्चों, ये आरक्षित है, मान लीजिए दलित के लिए, ठीक है, महिला के लिए, या फिर कोई भी इसमें से एक वर्ग उठा लेते हैं, मान लेते हैं डी जो एक वर्ग है इसके लिए आरक्षित है। ठीक है, तो जो उम्मीदवार होगा यानी कि जो चुनाव लड़ेगा ना, वो इसी समुदाय से होगा, लेकिन वोट जो है वो ए से जेड तक के सभी वर्ग के डालेंगे, सभी जाति सभी समूह के लोग डालेंगे। ठीक है, वहीं इसके उलट पृथक निर्वाचन मंडल किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। अर्थात जैसे ये गांव है, ठीक है ना, इसमें ये ए से लेके जेड तक के लोग हैं वर्ग के, तो मानते हैं कि जो डी के लिए ये सीट जो है वो आरक्षित है, तो इसमें क्या होगा कि केवल डी समुदाय के लोग ही वोट डालेंगे और उसी समुदाय का कोई व्यक्ति खड़ा होगा, बाकी और किसी का कोई इसमें मैटर नहीं होगा। इसीलिए इसको पृथक निर्वाचन मंडल बोलते हैं। ठीक है,
तो आरक्षित में क्या हो गया कि उम्मीदवार तो उसी समुदाय का होगा, लेकिन वोट सभी के सभी डालेंगे, लेकिन प्रत्येक निर्वाचन मंडल में वोट भी वही डालेंगे और चुनाव भी वही लड़ेंगे, बस। ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट, इसके बारे में है, पढ़ लीजिए इजीली। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अंतर होता है? जैसा कि एमसीक्यू में बता दिया मैंने आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायपालिका जो है वो विधायिका के द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक तौर पे व्याख्या कर सकती है। इसी में दूसरा पॉइंट आपका अभी जो मैंने बताया था ना आपको, न्यायिक पुनरावलोकन का जो मेन अर्थ है, जो मूल सार है, वो ये होता है, ध्यान से सुनना, न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच कर सकती है, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है। वो लाइन यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया। ओके, फिर रिट क्या होते हैं? तो देखो, हमारे भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? न्यायपालिका को। ठीक है, और खास करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो आदेश जारी करती है उसे रिट बोला जाता है। और रिट 5 प्रकार के होते हैं, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण, ठीक है, और भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो बताऊंगा किसी और वीडियो में। ओके, तो ये होता है रिट और ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ओके बच्चों, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है और रिट क्या है, एक लाइन जो मैंने आपको हिंदी में भी बताई थी वो याद कर लेना। ओके, चलिए अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन 2 नंबर का। संसदीय समितियों का क्या महत्व होता है? यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो क्या महत्व है? सबसे पहला कि इसमें सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात सिंपल सी बात है, संसद में एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझ लेना। ओके, जैसे ये हमारी संसद है। ओके, अब ये संसद कोई कानून बनाना चाहती है तो केवल एक जो विधायिका का दल है वो कोई समिति बना नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, संसद के ये जितने भी दल हैं, ठीक है, ये सभी दल मिलकर संसदीय समिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो भी विधेयक आता है संसद के पास, वो इस समिति को देता है, इन छोटी समितियों को, और कहता है कि जाओ इनसे जुड़े जो विषय हैं इनका गहन अध्ययन करो और हमें एक बहुत बढ़िया सी रिपोर्ट ला कर दो कि क्या हमें कानून को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या इसकी मांग है या नहीं है। ठीक है, तो ये समिति ये काम करती है। ओके, तो ये होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो ये संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व होता है, कानून बनाने के लिए, उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करने के लिए संसदीय समिति कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर बी यहाँ पे कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, अब रह गया आपका सेक्शन नंबर सी। इसे आपको समझाऊंगा मैं पार्ट 2 की वीडियो में। बाकी आपका सेक्शन नंबर जो डी और डी नहीं, सेक्शन सी और डी पार्ट 2 में समझेंगे। जो ई बचेगा इसे पार्ट नंबर 3 में समझाऊंगा, और लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके बच्चों, तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे। और हाँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो के लिए वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।